आइए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अपने सिंबल पर उपचुनाव नहीं लड़ेगा और सभी सीटों पर सपा के चुनाव निशान साइकिल पर ही इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के टूटने के कयासों पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बात की सीट की बात नहीं है, बात रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बात इस बात की है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है, यह भी उन्होंने कहा। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखने जा रहा है। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस ये संदेश देगी कि गठबंधन मजबूत है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री यूपी के लोकसभा चुनाव में हिट रही थी। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बन जाने और एक सपा विधायक के सजा होने के से कुल 10 विधानसभा सीटें खाली हुई। अब ऐसे में सूबे की 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चलिए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स हैं यूपी उपचुनाव में अखिलेश का दाव क्या है, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ है, दोनों की केमिस्ट्री को लेकर जो सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में थे कि क्या दोनों साथ लड़ेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आएगी, ऐसे कई सवाल थे। तो कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इसका फैसला किया है, यानी अखिलेश यहां जीतते नजर आए। इस पूरी केमिस्ट्री में अखिलेश ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी और साइकिल के निशान पर ही आपको चुनाव लड़ना होगा। साथ ही फैसला हुआ, कांग्रेस आलाकमान से अखिलेश ने फोन पर बात की। आलाकमान ने यूपी कांग्रेस नेताओं को समझाया और उसके बाद यह केमिस्ट्री तय हो पाई है। इंडिया गठबंधन की एकता जरूरी है, कांग्रेस आलाकमान ने यह कहा है। कैसे फैसला हुआ यह भी दिखाते हैं। 2027 के लिए एकजुट रहना जरूरी है, कांग्रेस आलाकमान ने यह कहा कि यूपी कांग्रेस ने आलाकमान का प्रस्ताव स्वीकार किया है और उसके बाद ये फैसला हुआ, यहां तक बातचीत पहुंची। आज इसी पर करेंगे चर्चा, ग्राफिक्स आपको लगातार दिखाएंगे। मेहमानों से परिचय आपका करवाता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह हैं, संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक यादव साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आलोक बत्स साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक सिंह आपके साथ कर रहा हूं। बताइए उपचुनाव को लेकर केमिस्ट्री और जो लगातार सस्पेंस था सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस या समाजवादी पार्टी एक साथ आएगी, लगभग बात क्लियर होती नजर आ रही है। किस तरह की सियासत उपचुनाव से पहले? अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, चुनाव जो हो रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण है और भाजपा सपा या जो इंडिया गठबंधन है उन सब के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यही चुनाव आगे की तस्वीरें तय करेगा, उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेगा। इसको लेके जो आपने एक बड़ी बात बताई कि अखिलेश यादव जो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मामला था उसकी अटकलें जो है वो विराम लग गई है और ये साफ देखा जा रहा है कि कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इन उपचुनावों में एक बड़ा जीत दर्ज करेगी। इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने अपना किनारा किया और पूरा भरोसा जताते हुए सभी सीटों पे आखिरकार कमान अखिलेश यादव को दे दी है। हालांकि यदि बात करें तो ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। भाजपा भी लगातार 2 माह से अपने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक करके प्रभारी जनपदों पे लगातार उनकी मीटिंग चल रही थी, वार्ता चल रही थी और सभी मंत्री कमान संभाले हुए थे और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें कि आज भाजपा ने 7 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है और ये सूची जो जारी हुई है इनके एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, यानी संजय प्रसाद के एक कैंडिडेट हैं और जो आशीष पटेल की पार्टी है उनके भी कैंडिडेट हैं। तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती रही है पार्टी, उसी के साथ ये सीट की जो घोषणा की गई है वो की गई है। तो ये साफ संकेत है कि भाजपा भी अपने जो दांव है, जो राजनीतिक चीजें हैं वो साफ करके चली है कि हम सभी जातियों को टिकट देंगे और उनमें सभी, चाहे वो अभिषेक लौटूंगा आपके पास। अशोक यादव साहब, फुल कॉन्फिडेंट अब तो सब कुछ बात हो गई है सीट शेयरिंग को लेकर कि साइकिल के जो चुनाव निशान है उसी पर कांग्रेस भी उतरेगी, कितने तैयार हैं? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और नहीं है।
जी कि विकास जी, इस चुनाव के माध्यम से खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसकी बात मैं बता दूं आपको कि इस चुनाव के द्वारा, इस उपचुनाव के द्वारा उत्तर प्रदेश को भाजपा के जो प्रायोजित दंगे हैं, इस दंगों से मुक्ति दिलानी है। ये चुनाव के माध्यम से हमें जो पिछड़े दलितों के आरक्षण में लूट मचा रखी होगी योगी सरकार, उस लूट से मुक्ति दिलानी है। इस चुनाव के माध्यम से हमें छात्रों का जो पेपर लीक करवाने वाली सरकार से मुक्ति दिलानी है और नौजवानों को बेरोजगार बनाने वाली सरकार से मुक्ति दिलानी है। ये चुनाव का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। हमारा उद्देश्य है कि इंडिया गठबंधन जीते और इस तरह की जो योगी सरकार जो प्रदेश में दंगे करवाने के लिए जो कि जानी जाती है, जो कि प्रूव्ड हो गया है, जो उसके विधायक अखबार के माध्यम से, तो ये दंगों से मुक्ति दिलानी है हमें प्रदेश को। इसलिए जनता के बीच समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता दंगों से मुक्त होना चाहती है। प्रदेश की जनता छात्रों के पेपर लीक से मुक्त होना चाहती है। दंगों से मुक्त कराने के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रही है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अशोक जी का। बताइए किस तरह से आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी हालांकि 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, क्या कुछ मंथन चल रहा है अभी? बत साहब। देखिए विकास जी, इस उपचुनाव में जितनी भी हथकंडे अपना लें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनके द्वारा जिस तरीके से अभी जो हाल फिलहाल में कांड हुए हैं, जिन बदमाशों को गोली लगी है और मौत हुई है और जिन लोगों ने बहराइच में नृशंस हत्या की है, उसमें जिस तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया उन लोगों का, इससे वहां की जनता में बहुत ही उथल पुथल है और जनता अब इन लोगों के मंसूबे को पहचान चुकी है, भांप चुकी है। आज उत्तर प्रदेश जी, अब सर बत साहब आपकी आवाज जी बोलिए। प्रगति के सारे मापदंड पर वो ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो ऐसे में वहां के लोग सुशासन चाहते हैं, मजबूत और स्थिर सरकार चाहते हैं, दंगे नहीं चाहते, आतंकी नहीं चाहते, आतंकियों को बढ़ावा देने वाले लोग नहीं चाहते, मवाली गुंडे नहीं चाहते। तो वहां की जनता सुशासन चाहती है जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। पर अशोक साहब तो कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में दंगे हो रहे हैं, इसी को तो कम कराना है उनको। जी रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 7 सीटें हम अवश्य जीतेंगे। ठीक है, आपके पास लौटूंगा। रमेश ठाकुर साहब, आपका विश्लेषण क्या कहता है इन उपचुनावों को लेकर? एक तरफ भाजपा है जो आरोप लगाती है कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी करती है, जो हिंसा करते हैं उनके साथ, अपराधियों के साथ हमेशा खड़ी नजर आती है। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी से कह रही है कि हम दंगा जो आपकी सरकार में ज्यादा हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं। मुद्दे कई हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है यहां से सर? देखिए, आलोक जी ने एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर ली है कि हम 9 में से 7 सीटें जीतेंगे, जबकि जब से बाई इलेक्शन का शोर मचा है, जब से आचार संहिता लगी है, जब से ये बिगुल बजा, तब से कोई बीजेपी के नेता ये नहीं कह रहा है कि हम 7 जीतेंगे, 6 जीतेंगे। यही कह रहे हैं हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। अच्छी बात है, अंदर से अगर कोई सच्चाई निकलती है तो बोलना चाहिए, सच्चाई बोलना भी चाहिए। लेकिन बात आ जाती है मुद्दों पे। ये चुनाव किन मुद्दों पे होगा? मुद्दों, जहां तक आपने बात करी, बहराइच का जो दंगा है ये बड़ा इफेक्ट करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए। और ये मान के चलिएगा, इन 9 सीटों को से जीतने से ना योगी सरकार गिर रही है, ना ही अगले सरकार की बन रही है। ये मान के चल लीजिएगा। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए सामने वाले दल पे, पार्टी के लिए बहुत बड़ा होता है। और फिर बात आ जाती है कि एसपी और कांग्रेस के बीच में जो सीट शेयरिंग का जो मामला हो रहा था वो क्यों नहीं हो पाया? देखो, यहाँ पे 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है, क्लियर है। कांग्रेस अगर चाहती, अगर वो 2 या 3 सीटें जो दे रहे थे, जो उनकी नापसंद की सीटें हैं, अगर मनपसंद की सीटें मिल जाती हैं तो बात बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस की निगाह 2027 पे है। अगर बार्गेनिंग कम पे अगर इस समय वो तय कर लेते, अगर मान जाते, तो बार्गेनिंग 27 के लिए नहीं कर पाते ज्यादा। तो इसलिए
मैदान छोड़ देना ही सही है कि चलो भाई तुम ही लड़ लो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संगठन है आपके साथ में है और हमारा गठबंधन यथावत है। ये बात उनके बीच में रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखो कोई भी राजनीतिक दल अपने को कमत्तर नहीं आंकता है और अपनी स्ट्रेटेजी जो होती है वो फ्यूचर को लेके ज्यादा होती है। मौजूदा तो रहती है, फ्यूचर को लेके इसलिए भी ज्यादा होती है कि आने वाला जो समय है वो हमारे लिए अच्छा हो, उज्जवल हो और वोटों की संख्या, और लिहाजा इसीलिए 27 से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप सब भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन अशोक यादव साहब अब मैं मुद्दों पे आना चाहता हूँ। सीट शेयरिंग पर हमने बात कर ली है, आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये बात भी हो गई है। मुद्दों की बात आते हैं, बयानों की बात आते हैं। शिवपाल यादव जो चाचा हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी जब सरकार आएगी तो हम चिन के हमने अधिकारियों को रख लिया है और समय के हिसाब से हम दिखाएंगे कि क्या हालात होंगे या किस तरह से हम बताएंगे। इसका मतलब क्या, ये सीधे तौर पर धमकाना नहीं है कि ये जो योगी के अधिकारी हैं उनको वो कह रहे हैं कि चिन्हित करके रख लिया है, समय आने पर बताएंगे, इस तरह की बयानबाजी। और दूसरी चीज़, हम पिछले कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अभी जब वो महाराष्ट्र पहुंचे तो भी वो मुस्लिमों के लिए कहते आए कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए अगर कुछ होगा तो मैं उनके लिए खड़ा हूं। तो इस तरह से एक तो जाति वाली राजनीति और दूसरी चीज़ ये धमकाने वाली राजनीति, क्या काउंटर है आपका अशोक यादव साहब? बयान आया माननीय शिवपाल यादव जी का, उसको आप धमकी और लहजे में देखिए। आप ये देखिए कि जो अधिकारी जो संवैधानिक दायरे में रह के जिन अधिकारियों को काम करना है, वो अधिकारी अगर मोदी सरकार के योगी सरकार के बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी और जिला अध्यक्ष की तरह काम करेंगे तो ये तो असंवैधानिक है ना। और ऐसे असंवैधानिक अधिकारियों को चिन्हित करके अगर हमारी सरकार में उनको दंडित करने का काम किया जाएगा तो ये भी संवैधानिक है, ये भी असंवैधानिक नहीं है ना, तो धमकी है। ये संवैधानिक दायरे में रह के उन्होंने बोला है कि जो भी अधिकारी आज योगी सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं और गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं अपना पॉइंट बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, उन अधिकारियों को चिन्हित करके हमारी सरकार आएगी तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। दूसरी बात आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के लेकर के, आप देखिए हम लोगों का जो मानना है, हम लोगों का जो मेन जो पार्टी का जो थीम है कि हम लोग समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलते हैं। समाजवाद की परिभाषा यही है, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति कोई भी चिंता हमारी रहती है। उस समाज के हर वर्ग में हिंदू भी आता है? बिल्कुल आता है। हमारा नारा है पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी सभी लोग आते हैं उसमें। समाजवाद की परिभाषा यही है कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर साथ चलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज जोड़ दूं, समाज की जिस वर्ग के साथ शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, उसके साथ उसके ऊपर हमला होगा, समाज की उस वर्ग के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी, क्योंकि उसका नैतिक दायित्व है। आज अगर पिछड़ों के आरक्षण के साथ, दलितों के आरक्षण के साथ लूट योगी सरकार ने की 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो समाजवादी पार्टी का दायित्व था ना कि हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमने विरोध भी किया। आलोक भट्ट साहब जरा बताइए, जो अशोक यादव साहब कह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ, अगर मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होगा तो अखिलेश यादव सबसे पहले आपको नजर आएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जातिगत राजनीति जो है अब उपचुनाव से पहले होने लगी है? या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि बटोगे तो कटोगे? देखिए विकास जी, ये जो दो पार्टियां हैं, बिहार में राजद और यहाँ समाजवादी पार्टी, ये शुरू से शुद्ध जातिगत पार्टियां रही हैं। पहले एमवाई का समीकरण था, आपने सुना तेजस्वी यादव को ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ भी ये कुछ इस तरीके की भाषा बोलते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। तो अब इन लोगों ने उसका दायरा बढ़ाकर इसको पीडीए का नाम दिया है। मैं अशोक यादव जी के वक्तव्य को सुन रहा था कि हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हैं, समाज के हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। मुझे खाली इतना समझा दें कि लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पर लिखा था कि पिता के बाद पुत्र को अध्यक्ष बना दो, और जब सत्ता में आओ अपने परिवार के 35 लोगों को विभिन्न जगहों पर काबिज करा दो। यह है समाजवाद का, पहले परिवार के बाद समाज। अगर मैं ये बात झूठ कह रहा हूं तो इनके शासनकाल में इनके परिवार के कितने लोग एमपी, चेयरमैन इत्यादि थे, ये खुद ही वो लिस्ट प्रदर्शित कर दे तो पता लग जाएगा कि इनका समाजवाद परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। इनका समाजवाद सर्वहारा का समाजवाद नहीं है जिसकी कल्पना लोहिया ने की थी। लोहिया को इन्होंने जीते जीत अपना दिया, उनके जितने मूल सिद्धांत थे उसको गाड़ दिया कब्रिस्तान में, और
जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और जिस तरीके से इनके राज में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान का तांडव होता था कुकृत्यों का, उसको भी प्रदेश में देखा है। अशोक यादव साहब बोलिए। आज प्रदेश योगी जी के राज में अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली थे या तो बिल में घुस गए हैं या स्वर्ग लोग सिधार गए हैं। अब किसी की अशोक यादव साहब बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश में इनके गठबंधन के दल है, चाहे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, जिनका विधायक कभी भी ऑन कैमरा पेपर लीक कराने का स्वीकारोक्ति उसके पास है, वो क्या किसी धार्मिक या राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के उसको शामिल कराएं क्या भाजपा में? भाजपा गठबंधन में सुहेल देव पार्टी का जो गठबंधन है ये शुद्ध विशुद्ध रूप से जातिवाद के आधार पे है, या निषाद पार्टी का जो गठबंधन है विशुद्ध रूप से जातिवाद के आधार पे है? जो अनुप्रिया पटेल का गठबंधन है ये भी विशुद्ध रूप से जातिवाद। ये जातिवाद जब भारतीय जनता पार्टी के चरम में है, नहीं, जब इसी जातिवाद को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, तो फिर आप कहते हैं कि बांटने वाली राजनीति है। वो तो यही कह रहे हैं ना कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए देखिए, इसीलिए बंटोगे तो कटोगे का जो नारा योगी जी का है, इसको पीडीए समाज बहुत पहले आत्मसात कर चुका था। अब देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो पीडीए बटा नहीं, इसीलिए वो लेटरल एंट्री के माध्यम से उसका आरक्षण कटा नहीं। अगर पीडीए बढ़ गया होता तो लेटरल एंट्री के माध्यम से उसके आरक्षण की लूट मोदी सरकार कर ली होती, इसलिए पीडीए नहीं बटा। जिस दिन पीडीए बटना बंद कर देगा, उसका 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भी बंद हो जाएगा, उसके साथ उत्पीड़न भी बंद हो जाएगा, जातीय धार्मिक उत्पीड़न पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ बंद हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं ना कि बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी करती है। अगर बहराइच में कोई केस होता है तो आपके नेता सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई वो छत पे चढ़ के झंडा निकाल रहा था, तो आप साफ स्पष्ट होता है आप किसके साथ खड़े हैं। यदि कोई चीजें सामने आती है, पिछले अगर 3 महीने में देखें, आपके 3 समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन पे महिला अपराधों को लेकर आरोप लगे, तो आप कहते हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अयोध्या में कुछ होता है तो फिर यही भारतीय जनता पार्टी काउंटर आप पे करती है। सर पकड़े गए विकास जी, डीएनए टेस्ट में भी प्रूव हो गया कि यही आदमी था। डीएनए टेस्ट में भी पकड़े गए। विकास जी, डीएनए जांच में जो प्रूव हुआ है, जो वहां का कन्नौज का मामला बता रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। वो उसके जिलाध्यक्ष गए थे बचाने, पूछ लीजिए इनसे, आलोक वत्स जी, आपके विधायक, आपके जिलाध्यक्ष बचाने गए भाई कोतवाली में, आप पूछ लीजिए किसी से फोन करके। ठीक है, किस तरह से देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में ये नारा दिया गया होगा, और अब उपचुनाव में इसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उतार रही है कि समाजवादी पार्टी है जो जाति की राजनीति करती है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए विकास जी, मुझे लग रहा है इस नारे को समझने के लिए उसकी तासीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों दिया, कब दिया, कैसे दिया, किन परिस्थितियों में दिया, ये बिल्कुल क्लियर है, दूध की तरह साफ है। देखिए, एक वर्ग बिल्कुल चाहता है, एक वर्ग का जो वोट बैंक है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जिसको कोर वोटर कहा जाता है, सनातनी वोट कहा जाता है, हिंदू वोट कहा जाता है। उन्होंने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक टेस्ट करके देख लिया कि हमें जो मुस्लिम वोटर है वो ज्यादा मिल नहीं पाया है, इसलिए ज्यादा में पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, फिर अपने ही समुदाय को क्यों ना बचाओ। तो इस तरीके की चीजें होने लगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारी राजनीति का आज की डेट में कि दुर्भावना से होने लगी है। सपा कार्यकाल में ये होता था, बीजेपी का कार्यकाल में ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसे राजनीति चल पा रही है। ठीक है, पिछले सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में गलत हुआ, निकम्मी सरकारें थी, लेकिन आप तो ठीक करो। आप पिछली सरकारों की कुकर्मों की कोई दुहाई मत दो। आपको समाज को लेके चलना चाहिए, सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कमोबेश ऐसा हो नहीं पा रहा है। चीजें बिगड़ती जा रही हैं, लगातार बिगड़ रही हैं। जो राजनीतिक शुचिता जो लोगों में होनी चाहिए, राजनेताओं में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और रही बात मौजूदा राजनीति में उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो योगी सरकार से जनता खुश है इसमें को जी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास, फाइनल कमेंट लूंगा। आलोक वत्स साहब, किस तरह से देखते हैं, एक तरफ उपचुनाव, उस तरफ से ये बयानबाजी, अब बहुत फाइनल राउंड है, और ये जो कास्ट वाली राजनीति चल रही है या कटोगे तो बटोगे वाली राजनीति जो चल रही है, फाइनल कमेंट आपका। देखिए विकास जी, कटोगे तो बटोगे एक जुटता की बात पढ़ाता है, और हिंदुओं को जिस तरीके से जातिगत करके उनका शोषण किया जा रहा है, उस चीज से हटाने के लिए हमने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये अगर एकजुटता में ही ताकत है, ये तो सीख बचपन से पढ़ाई जाती है,
और अगर समाज के हर वर्ग को जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक सूत्र में बांधने की कवायद हो रही है, तो ये भारत के लिए अच्छा है। भारत के इर्द गिर्द देशों में जिस तरीके की वारदातें हो रही है, उससे अगर हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो ये विनाशकारी विध्वंसकारी ताकतें हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आने वाले समय में अगर हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, ये निश्चित तौर पर मान के चलिए। ठीक है। और इसी एकता का पाठ माननीय योगी जी ने देने का काम किया। अशोक यादव साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, माननीय योगी जी ने जो अभी बता रहे आलोक वत्स जी कि ये पाठ देने का काम किया, सीख देने का काम किया, पहले तो वो ये बताते ना कि उन्होंने प्रदेश में क्यों बांटने का काम किया। योगी जी ने प्रदेश को बांटा ना, योगी जी की विचारधारा, योगी जी की सरकार ने। आज बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को बांटते नहीं हो तो उनका 19,000 पद क्यों छीनते? आप ये सवाल पूछिए ना उनसे। दूसरा सवाल, अगर योगी जी बांटना नहीं चाहते तो वाइस चांसलरों की जितनी नियुक्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश में, एक भी नियुक्तियों में पिछड़े दलित क्यों नहीं है? अगर योगी जी बांटना नहीं चाहते हिंदुओं को तो जितने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां होती हैं कुछ जाति विशेष के लोगों की क्यों हो जाती हैं? योगी जी अगर बांटना नहीं चाहते तो उनके प्रशासन में अधिकारियों की जाति देख लीजिए, डीएम, एसपी और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं किस जात के किस समाज के लोग हो रहे हैं। तो आप जब चुनाव आता है तो आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। जैसे ही आपकी सरकार बन जाती है आप पिछड़ों को, दलितों को बांटना शुरू कर देते हो, उसके आरक्षण को बांटना शुरू करते हो, उसकी नौकरियों को काटना शुरू कर देते हो। इसीलिए पिछड़ा समाज अब यूनाइट हो गया है और यूनाइट होकर के बटने का बात करना ही बंद कर दिया। वो बिल्कुल अशोक यादव साहब, हालांकि जो वोटर है वो इस बार का बड़ा स्मार्ट है और बड़ा साइलेंटली भी है। हालांकि वो दोनों की आपके जो वादे हैं, जो आपकी बातें हैं, उन सभी को बड़े साइलेंटली तरीके से सुन रहा है। परिणाम क्या होंगे हम आपके सामने होंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, आलोक वत्स साहब आपका और रमेश ठाकुर जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आज चर्चा यही थी कि अखिलेश की साइकिल कांग्रेस की सवारी क्या उपचुनाव में ये नैया पार करा पाएगी, या योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उस पर जनता अपना दावा ठोकेगी। देखिए।